हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 2 करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे रिगार्डिंग द सेट थियरी। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, वहां पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने सेट थ्योरी के ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज ओनली वन सबसेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा सेट है जिसका खाली एक सबसेट होगा। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जिसको हम कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में n होंगे, देन उस सेट के सबसेट्स कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे उस सेट के? 2 रेज्ड टू पावर n। और अगर हम इन्हीं 2 रेज्ड टू पावर n सबसेट्स को कंबाइन करेंगे, एक सेट बनाएंगे, तो वो पावर सेट कहलाता है। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए पे, ऑप्शन नंबर ए में n का वैल्यू क्या आ रहा है? 2, बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे? 2 रेज्ड टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। हमें देखना है कि एक सबसेट होना चाहिए, इसमें 4 सबसेट्स बन रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए। इसी पैटर्न पे अगर हम ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी की बात करेंगे, यहां पे n का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, तो 2 रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू 2। यहां पे इसके 2 सबसेट्स आ रहे हैं, इसके भी 2 सबसेट्स आ रहे हैं। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, n का वैल्यू यहां पे कितना आ रहा है? 0, बिकॉज देयर आर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेट। तो 2 रेज पावर 0 कितना आ जाएगा? एनीथिंग रेज पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो खाली डी ऑप्शन ऐसा है जिसके खाली एक सबसेट बन रहे हैं, ठीक है। और ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेट को हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। और वो कौन सा सबसेट होगा इस पर्टिकुलर सेट का? दैट विल बी फाई इटसेल्फ। फाई क्या है? नल सेट। नल सेट ही अपने आप का क्या होगा? सबसेट होगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड। जो भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट जो होते हैं, they are also known as elements of a set and they are also sometimes known as members of a set। ये वाला क्वेश्चन लद्दाख के अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए कॉमा बी। हमारे पास एक सेट है, लेट अस से द नेम ऑफ द सेट इज एस, और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए कॉमा बी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इस सेट के सारे सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे यहां पे? 2 रेज पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो इस सेट के 4 सबसेट्स बन जाएंगे। अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में, ये एक सबसेट हो गया, ये दूसरा सबसेट हो गया, यहां पे खाली 2 सबसेट्स आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, ए इंडिविजुअली एक सबसेट हो गया, बी इंडिविजुअली एक सबसेट हो गया, ए कॉमा बी इंडिविजुअली एक और सबसेट हो गया, तो यहां पे भी 3 ही सबसेट्स आ रहे हैं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहां पे भी खाली 3 सबसेट्स आ रहे हैं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जो इसके 4 सबसेट्स बन जाएंगे वो कौन से होंगे? ये फाई, ए, बी, ए कॉमा बी। इनको कैसे निकालते हैं मैंने आपको कल भी वो समझाया है, और ये वाला क्वेश्चन जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट सेट। आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल आती है इक्विवेलेंट सेट्स की। यहां पे दो सेट्स गिवन है, एक सेट है P और दूसरा सेट है Q। P दिया गया है सिंपली टेबुलर फॉर्म में और यू कैन से रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में, एंड Q का वैल्यू दिया गया है, Q सेट को डिनोट किया गया है इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। ऑप्शन डी की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है 2 और यहां पे भी एलिमेंट एक आ रहा है 2, यहां पे दूसरा एलिमेंट आ रहा है E और E हमें कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ओके, इनफैक्ट अगर देखा जाएगा तो ये दोनों इनवैलिड सेट्स है, बिकॉज यहां पे सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे, यहां पे A है, यहां पे भी A है, यहां पे B, यहां पे भी B, यहां पे C, यहां पे भी C, यहां पे D और यहां पे भी D, यहां पे E है, हाउएवर वो E हमें P के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब अगर हम ऑप्शन नंबर B की बात करेंगे, आप देख सकते हो क्लियरली P के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, 6, 9, 12 एंड 15। अगर हम Q की बात करेंगे, इसको हम थोड़ा डिकोड करेंगे। Q का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, X, where X is equivalent to 3n and X का वैल्यू क्या, N का वैल्यू क्या आ रहा है, N is greater or equivalent to 1 but less than 6। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली N का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5 बट लेस देन 6, तो 6 हम नहीं ले सकते हैं। अगर मैं N का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा इस फॉर्मूला में, X का पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू N, पहला वैल्यू N का क्या आ रहा है 1, तो 3 1 जार कितना हो गया 3। अगर हम N का वैल्यू अब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 2 जार कितना हो गया 6। अगर हम N का वैल्यू 3 देंगे तो 3 3 जार कितना हो गया 9। अगर हम N का वैल्यू 4 देंगे तो 3 4 जार कितना हो गया 12। अगर हम N का वैल्यू 5 देंगे तो 3 5 जार कितना हो गया 15। अल्टीमेटली यहां पे X का क्या क्या वैल्यू आ रहा है Q सेट के अंदर, 3, 6, 9, 12 एंड 15। क्या वो P सेट के साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, यहां पे ऑप्शन ए में P का वैल्यू दिया गया है 5, 25, 125, 625। Q को अगर हम यहां पे थोड़ा बहुत डिकोड करेंगे तो वो क्या आ रहा है, X इज इक्वल टू 5n और N का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि N का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेस और इक्वल टू 3 भी हो सकता है। ये अगर हम N का वैल्यू यहां पे 1 देंगे तो 5 1 जार कितना हो गया 5। N का वैल्यू अगर 2 देंगे तो 5 2 जार कितना हो गया 10। N का वैल्यू 3 देंगे तो 5 3 जार कितना हो गया 15। तो Q के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, Q के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 5, 10, 15। क्या वो P के साथ मैच हो रहा है, नो, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। इफ P is equal to 1 2 4 5 6 then the number of subsets of P is dash। अगर P के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है 1 2 4 5 6, आपको बताना है इस P के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, N का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है, काउंट करो आप P के एलिमेंट्स को, दैट इज 5। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, 2 रेज्ड टू पावर n विच इज इक्वल टू 2 रेज्ड टू पावर n का वैल्यू आ रहा है 5 विच इज इक्वल टू 32। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, B इक्वल टू 2 4 6, आपको बताना है A इंटरसेक्शन B का वैल्यू। सिंपली आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट्स। आपको देखना है A और B में क्या कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहां पे 2, यहां पे भी 2, यहां पे 4, यहां पे भी 4, यहां पे 6 और यहां पे भी 6, तो 2, 4, 6 ये कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, आपको फिर से बताना है इनमें से कौन कौन सा सेट आपस में इक्वल आ रहा है। अब अगर हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे, ए का वैल्यू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी को अगर हम थोड़ा डिकोड करेंगे तो वो क्या आ रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर,
तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 8। ठीक है, तो 8 तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, यहां पे 7 तक काउंटिंग आ जाएगी। क्या a और b आपस में बराबर है, नो, क्योंकि a के अंदर 8 भी आ रहा है, हाउएवर b के अंदर 8 नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। इसी पैटर्न पे अगर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे, a का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 4 6 8, यहां पे b का वैल्यू 8 6 4 1, क्या 1 यहां पे हमें देखने को मिल रहा है a में, नो, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे, AEIOV, और यहां पे सिंपली यहां पे V देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पे U देखने को मिल रहा है, ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, A इज इक्वल टू 3 6 9 12 एंड B इज इक्वल टू, B को थोड़ा बहुत डिकोड करेंगे, B इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3n, और n का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेस और इक्वल टू 4, 1 2 3 एंड 4, ये n का वैल्यू रहेगा। अब अगर हम n का वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 हो गया 3, 3 2 हो गया 6, 3 3 हो गया 9, एंड 3 4 कितना हो गया 12। ठीक है, तो अल्टीमेटली b के वैल्यूज क्या आ रहे हैं b सेट के अंदर, 3 6 9 एंड 12। क्या वो a के साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी, द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट p इज इक्वल टू x वेयर x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। आपको सिंपली बताना है कि x का क्या वैल्यू रहेगा, x एक इंटीजर है, आपको बताना है कि x का क्या वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 81 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। आंख बंद करके आप इसको कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्योंकि x एक इंटीजर है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, खाली इस सिचुएशन में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अगर मैं x का वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 9 स्क्वायर माइनस 81, 9 स्क्वायर हो गया 81 माइनस 81, तो क्या आ जाएगा, 0। इसी पैटर्न पे अगर मैं x का वैल्यू माइनस 9 सब्स्टिट्यूट करूंगा, माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 81, माइनस 9 का स्क्वायर मतलब हो गया माइनस 9 इंटू माइनस 9, माइनस माइनस बन जाएगा ये प्लस 81, और माइनस 81 ये भी क्या आ जाएगा, 0। ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। इफ P and Q आर टू सेट्स containing 3 elements and 6 elements respectively, then what can be the maximum number of elements in P union Q। अगर हमारे पास दो सेट्स है P and Q, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P किसके बराबर दिया गया है, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q किसके बराबर दिया गया है, 6। आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन P यूनियन Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 + 6 कितना हो गया, 9। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 9 ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, 9 से कम भी हो सकते हैं। एज एन एग्जांपल लेट अस से P के अंदर मैं 3 एलिमेंट्स ले रहा हूं, 1, 2, 3, और Q के अंदर एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 6 एलिमेंट्स। अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या आ जाएंगे, ये तीनों एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और ये 6 एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 9। ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स इज डैश। आपको बताना है कि अगर हम रोस्टर रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे, मैथमेटिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फैक्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। डुप्लीकेसी ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट के अंदर अलाउड नहीं होती है। यहां पे आप देख सकते हो m यहां पे भी आ रहा है, m यहां पे भी आ रहा है, a यहां पे भी आ रहा है, a यहां पे भी आ रहा है, तो ये तो एक प्रॉपर रोस्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। इसी तरीके से मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हम इस तरीके से मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म। सिंपली हमने क्या किया, जो जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है उसको रिमूव किया, तो बाकी ये वाले एलिमेंट्स यूनिक बच जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
आपको बताना है अगर ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बनेगा। अंडरस्टैंड करो, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। ए के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको क्या करना है, अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूं कि ए बिलोंग कर रहा है ए में, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं। मैं ये भी बोल सकता हूं बी भी बिलोंग कर रहा है ए में, ये भी बिल्कुल सही है। 3 भी बिलोंग करेगा, 4 भी बिलोंग करेगा। हाउएवर अगर मैं ये लिखूंगा ना इस तरीके से 1 2 3 1 2 3, ये एक सेट है, ये अपने आप में ही एक सेट है। क्या ये बिलोंग करेगा ए में? द आंसर इज नो। इंडिविजुअली ए 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, इंडिविजुअली 2 भी बिलोंग कर रहा है। सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 को अगर हम सेट की फॉर्म में डालेंगे तो वो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल इनकरेक्ट बन जाएगा। सेम प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? बी ऑप्शन के केस में, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। हाउएवर अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि लेटर से ए के पास हमारे पास ए में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहां पे मैं कोई और सेट डिफाइन कर रहा हूं बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 3 मैंने इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हो गया? बी के सारे एलिमेंट्स अगर कहां पे होंगे? ए के अंदर होंगे। बी के सारे एलिमेंट्स क्या ए के अंदर आ रहे हैं? 3 यहां पे हैं, 4 यहां पे हैं। बिल्कुल बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो मैं बोल सकता हूं यस, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में क्या पूछा जा रहा है? 1, क्या 1 ए का सबसेट बनेगा? आप बोल सकते हो एक सेट अगर मैं लिख लेता इस तरीके से 1, वो ए का सबसेट बन जाता, वो ए का सबसेट बन जाता। हाउएवर ए 1 जो है ना, 1 इंडिविजुअली अपने आप में एक एलिमेंट है, ना कि सेट। तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट बनेगा। सबसेट कब हो सकता है? जब यहां से भी एक सेट ही होगा और यहां से भी एक सेट ही होगा। लेकिन 1 इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है ना कि सेट है, तो ये इसका सबसेट नहीं बन सकता। होपफुली यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स दैट ए इज इक्वल टू बी? आपको बताना है इनमें से कौन से दो सेट्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, यहां पे 2 4 6 8 है, यहां पे खाली 4 8 है, ये तो आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे, ए ई एफ, यहां पे एफ ई, क्या आपस में बराबर आ रहे हैं एलिमेंट्स? नो, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहां पे ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 2 7 एंड 9। और बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 7 9 2। हमने सिंपली क्या की है? एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग को चेंज किया है। और हमें ऑलरेडी पता है सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन। एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। आप 2 को पहले लिखो, लास्ट पे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट 1 8 27 64 125 इज। आपको बताना है कि अगर हमें इस सेट को सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, बाद में हम इसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कैसे बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा? बिकॉज बी सेट क्या है? इसमें हमने लिया है वो सारे एलिमेंट्स x, वेयर x इज इक्वल टू n का क्यूब, एंड n का वैल्यू क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 5। तो n का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। इक्वलिटी साइन आ रहा है, 1 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। अब अगर मैं यहां पे n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं 1, तो ये क्या बन जाएगा? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो पहला एलिमेंट 1 मिल रहा है। अब अगर हम 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब हो गया 8, तो दूसरा एलिमेंट हमें मिल रहा है। अगर हम 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब हो गया 27, तो तीसरा एलिमेंट हमें मिल रहा है। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब हो गया 64, फोर्थ एलिमेंट हमें मिल रहा है। और लास्ट पे n का वैल्यू क्या आ रहा है? 5। अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो वो 125 आ रहा है, तो लास्ट वाला एलिमेंट भी हमें मिल रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 1 2
1 2 आर द सबसेट्स ऑफ, आपको बताना है ये किसके सबसेट्स बन सकते हैं। तो 4 सबसेट्स आ रहे हैं 5 1 2 1 2। अब हमें इतना क्लियरली समझ में आ रहा है ये 4 सबसेट्स किस सेट के हो सकते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे अलग अलग से 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे 2 सेट्स आ रहे हैं, 1 इंडिविजुअली अलग से एक सेट है और 2 इंडिविजुअली अलग से एक सेट है। अब आप यहां पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस हमने बार बार किए हैं, अब मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट, आपको बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट आता है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। लेटर से एक सेट हमारे पास ए आ रहा है जहां पे हम खाली उन नंबर्स को ले रहे हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या आ रहा है, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, फिर आ जाएगा 12, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स, लेटर से बी में एक और सेट डिफाइन कर रहा हूं जहां पे हम खाली इवन नंबर्स को ले रहे हैं, 0 2 4 6। क्या इसका कोई एंड है, नो, तो ये भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, सी मैंने लिया एक और सेट जहां पे हम खाली नेगेटिव नंबर्स को ले रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट सेट ही बन जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अब सी इसका कैसे आंसर बन सकता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, लेटर से मैं इस सेट को नाम दे रहा हूं डी। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, लेस देन 1, 1 से लेस देन कौन सा होल नंबर आ रहा है, खाली 0। तो डी में खाली एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 0। क्या ये फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है, वी आर एबल टू काउंट द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां पे आपको बताऊंगा, आप बस याद रखोगे। अगर हम काउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना, ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है काउंटेबिलिटी। हम किस सेट को बोल सकते हैं कि ये काउंटेबल है। हमारे पास 2 टाइप्स के सेट्स हो सकते हैं, या तो एम्प्टी सेट हो सकता है या तो नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है। अगर हम एम्प्टी सेट की बात करेंगे, क्या ये काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है। वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर सेट कंटेन्स 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, काउंटेबल होगा। इसी पैटर्न पे जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इसके फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, इसके फर्दर 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक आता है आपका वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और एक और सेट आता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जिस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्या वो काउंटेबल है, बिल्कुल ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। और जो सेट इनफाइनाइट होगा, जो भी सेट इनफाइनाइट होगा, ये काउंटेबल भी हो सकते हैं और ये अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ये पॉइंट आप एज इट इज फिलहाल के लिए याद रखोगे, ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल कौन से इनफाइनाइट सेट्स ऐसे होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं, जिनमें 1 to 1 रिलेशनशिप होगी, 1 to 1 रिलेशनशिप होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ। वो सारे इनफाइनाइट सेट जिसमें 1 to 1 रिलेशनशिप होगी, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उन इनफाइनाइट सेट्स को हम बोल सकते हैं दे आर काउंटेबल। और वैसे सेट्स जो कि क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और उनमें अगर 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं होगी विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उन सेट्स को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। एज इट इज फिलहाल के लिए आप याद रखोगे। अब ये 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, ये हम फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, बट लेस देन 3। अगर हम इस सेट को रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में डिनोट करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू -1, तो -1 से स्टार्ट हो जाएगा, लेस देन 3, 0 भी एक सेकेंड, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, लेस देन 3 हमें नंबर्स लेने हैं, ग्रेटर देन -1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू -1 बट लेस देन 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू 3 9
27, 81, 243 इज। आपको बताना है इस सेट को, जो कि किस फॉर्म में आ रहा है, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं डायरेक्टली इसका आंसर आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कैसे ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये सेट ए जो है, यहां पे हम क्या करें, एक्स एलिमेंट्स को ले रहे हैं, वायर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर एन, और एन क्या है, एक नेचुरल नंबर, और एन का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 5, तो एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एन का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 रेज पावर 1 कितना हो गया 3, 3 रेज पावर 2 करेंगे तो कितना हो गया 9, 3 रेज पावर 3 करेंगे तो कितना हो गया 27, 3 रेज पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, एंड 3 रेज पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 243। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, और ये क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितनी परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो हम इनफाइनाइट परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट आ रहा है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे हम कितनी लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, तो ये भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करेंगे, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 सेट क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं 26, तो ये एक फाइनाइट सेट बन जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। Let's talk about question number 19. Which of the following includes all the elements of a set B, where B is equal to x, x is an integer, और x square का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस और इक्वल टू 4। आपको बताना है वो कौन सा सेट है। ठीक है, सिंपली यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया गया है, आपको इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से, सो दैट एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, लेस और इक्वल टू 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस और इक्वल टू 4। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका प्रूव भी है, लेकिन हम यहां पे प्रूव नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे। हम क्या करते हैं, सेट थियरी में हम बहुत सारे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेट आइडेंटिटीज, और उन्हीं के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत यहां पे डिस्कशन करेंगे। एक आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के दो पार्ट्स होते हैं, वो हमें बताता है दैट अगर ए यूनियन बी हम करेंगे होल कॉम्प्लीमेंट, वो होता है बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका दूसरा पार्ट आता है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एज इट इज आप ये याद रखोगे। ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ये किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के। और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे, ये होता है फाई के बराबर। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉस, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ये भी आप याद रखोगे। और अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे, ऑप्शन डी की अगर बात करेंगे, ए यूनियन फाई ये ए के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे, ये यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट अगर हम करेंगे तो वो ए के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं,
सेट आइडेंटिटीज। इसी तरीके से कुछ और लॉज भी है, लाइक कम्यूटेटिव लॉ की अगर हम बात करेंगे, वो बताता है ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए के, बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो सारी चीजें होपफुली आपको पता होगी, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। हाउएवर वहां पे ये ऑप्शंस नहीं थे, कुछ और ऑप्शंस थे। अब ये चीजों को अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने यहां पे ऑप्शंस को चेंज कर लिया। अब यहां पे की पॉइंट्स कुछ आपको याद रखने होंगे। एक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। वो हमें बताता है ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या बला होती है, एग्जाम्पल से आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो। लेटर से मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से, और यहां पे लिखेंगे यू। और मैं दो सेट्स ले रहा हूं, लेटर से ये हमारे पास एक सेट है ए, और ये हमारे पास कोई दूसरा सेट है बी। फाइन। अब क्या मैं करूंगा, यहां पे चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको दूंगा नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, इस तरीके से। सिंपली हमारे यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, सारे के सारे एलिमेंट्स। अब अगर हम ए की बात करेंगे, ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1, 2। और अगर हम बी की बात करेंगे, बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2, 3। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 अलोन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन मतलब हो गया कॉमन, कॉमन वाले पार्ट में खाली 2 एलिमेंट आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमें क्या बताता है, अगर हमें कार्डिनैलिटी को फाइंड आउट करना होगा, किसकी कार्डिनैलिटी को, ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी को। ए यूनियन बी मतलब हो गया ये सारा पोर्शन, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, वेन डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो वो किसके बराबर होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए। ए की कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी, 2। और कार्डिनैलिटी ऑफ बी की अगर हम बात करेंगे, वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 2, बिकॉज इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4। लेकिन क्या हमारे ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट्स हैं, नो। हमारे ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, खाली 3 एलिमेंट्स हैं। माइनस में क्या करूंगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में खाली एक एलिमेंट 2 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी क्या बन जाएगी, 1। तो वो मैं -1 यहां पे करूंगा। फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 3। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने यहां पे 2 को ए में भी इंक्लूड किया था और बी में भी इंक्लूड किया था। 2 को हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। और अगर दो सेट्स आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट, यानी कि एक ऐसा सेट, कुछ ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सेट है ए और ये हमारे पास कोई दूसरा सेट है बी, क्या इनके अंदर कुछ कॉमन है, नो। तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5, मतलब नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ए यूनियन बी, उस केस में ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी को अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, वो होगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी, बिकॉज उस टाइम पे ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, 5, और यू कैन से 0। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फिर से यूज करेंगे। हमें पता है कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का मतलब हो गया कार्डिनैलिटी ऑफ ए। हमें इतना पता है कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने आ रहे हैं, 60, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने आ रहे हैं, 50, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने आ रहे हैं, 15, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। इसको अगर मैं इज इक्वल टू के इस पार लेके आ जाऊंगा, इसको मैं इज इक्वल टू के इस पार लेके आ जाऊंगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, इन दोनों को सम करेंगे तो 65, और इसको मैं इज इक्वल टू के इस पार लेके आ जाऊंगा तो -60। तो 65 - 60 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था।
ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ये होपफुली आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से बना दिया है। इस तरीके से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है दैट ए क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। वेन डायग्राम से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। लेटर से ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हमें क्या बताया जा रहा है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स जितने भी ए के अंदर होंगे वो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं और साथ ही साथ बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। तो मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये हमारे पास कोई सेट है ए और ये हमारे पास कोई सेट है बी, और ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर भी आ रहे हैं। बाहर वाला सर्कल जो मैंने लिखा लेटर से इट इज बी, और जो अंदर वाला सर्कल है लेटर से दैट इज ए। अब मैं क्या करूंगा, चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए लेटर से मैं इनको कुछ एलिमेंट्स दे दूंगा। यहाँ पे लेटर से ए के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है 1, यहाँ पे मैं दूंगा 2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ए सेट हमारा क्या बन रहा है, एक ऐसा सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट है 1। और अगर हम सेट बी की बात करेंगे, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। और अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 2 एंड 3, तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं। समझ में आ रही बात। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट बनेगा। यस, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी है, प्लस बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। ठीक है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट बन रहा है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, ए यूनियन बी निकालूंगा तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ओहो चलो कोई बात नहीं। ए यूनियन बी अगर मैं यहां पे निकालूंगा, ए में हमारे पास एलिमेंट्स थे खाली 1, बी में हमारे पास एलिमेंट था खाली 1, 2, और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स थे 1 2 एंड 3। फाइन, ए यूनियन बी अगर मैं करूंगा तो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहा है 1, और बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहा है 1, 2। यूनियन करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, 2 इटसेल्फ। और अगर मैं बी की बात करूंगा, बी के अंदर क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी के अंदर क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2। क्या ए यूनियन बी और बी आपस में बराबर है, ऑब्वियसली ये बराबर है, बिकॉज ए यूनियन बी में भी 1, 2 आ रहा है और बी में भी 1, 2 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसी पैटर्न पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी में क्या कॉमन है 1, ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद रिजल्ट क्या मिल रहा है 1, और इज इक्वल टू ए के अंदर भी क्या एलिमेंट आ रहा है 1 अलोन। क्या ए इंटरसेक्शन बी और ए आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट यहां पे निकालूंगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में खाली 3 आ जाएगा। वेन डायग्राम आप वापस से बना लेना, बी के कॉम्प्लीमेंट में खाली 3 एलिमेंट आ जाएगा। एंड अगर मैं देखूंगा सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में 1 को छोड़ के जितने भी बाकी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, दैट इज 2, 3। क्या बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कैसे, अगर मैं बी माइनस ए करूंगा, बी माइनस ए अगर मैं करूंगा, बी के अंदर क्या एलिमेंट आ रहा है 1, 2, माइनस ए करेंगे, ए के अंदर क्या एलिमेंट आ रहा है 1। जब मैं इनको माइनस करूंगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए का वैल्यू क्या आ रहा है 2, ना कि 5। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। ठीक है, होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।